हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक। आप देख रहे हैं द टीचर लाइव। आज हम जानेंगे वाणिज्य के लेखांकन के बारे में। लेखांकन शब्द से ही आपको पता चल रहा होगा, लेखा प्लस अंकन, मतलब कहीं लेखा करके उसको अंकन करना। ठीक है, तो आज हम लोग जानेंगे कि लेखांकन का मुख्य अर्थ, सिद्धांत और मान्यताएं और द्वैलेखा प्रणाली होते क्या हैं। चलिए हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला टॉपिक क्या है? लेखांकन का अर्थ। तो हम लोग अभी लेखांकन का अर्थ देखेंगे। तो इसमें आते हैं नीचे की तरफ। तो अब इसमें लिखा हुआ है लेखांकन का अर्थ। इसमें लिखा हुआ है लेखांकन वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत किसी संस्था के वित्तीय लेन देन को रिकॉर्ड करना, वर्गीकृत करना, सारांश करना और उसका विश्लेषण करके वित्तीय विवरण तैयार किए जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। किसी भी लेखांकन का ये सब महत्वपूर्ण प्रणाली ये है कि उसका वित्तीय लेन देन का रिकॉर्ड रखना। हम लोग के बीच में अगर लेन देन हो रही है, ठीक है, जैसे हम लोग कहीं माल बेचते हैं या कहीं माल से क्रय करते हैं, उसका एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड होता है। ठीक है, उसको वर्गीकृत करते हैं, सारांशित करते हैं और उसका एक विश्लेषण रूप से वित्तीय विवरण तैयार किया जाता है। ठीक है, इसको हम लोग अगर सरल शब्दों में कहा जाए तो हम लोग इसको बोल सकते हैं लेन देन लेखन। लेन देन लिखना प्लस उसका हिसाब करना प्लस रिपोर्ट बनाना, ये सब मिल करके हो जाता है हम लोगों का लेखांकन। अगर बहुत सरल शब्दों में अगर इसको एक्सप्लेन करने के लिए ये उत्तम आंसर माना जाता है, जिसमें लेन देन को लिखा जाता है, उसका हिसाब लगाया जाता है, उसका प्रॉपर डेबिट क्रेडिट में रिपोर्ट बनाया जाता है, फिर उसका लेखांकन के स्वरूप में देखा जाता है। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे लेखांकन के सिद्धांत क्या होते हैं और इसको कितने भागों में बांटा गया है। ठीक है, इसका लेखांकन के सिद्धांत मुख्य रूप से बांटे गए हैं। ठीक है, इसमें हम लोगों के पहले पहला आ जाएगा मूल सिद्धांत, फंडामेंटल प्रिंसिपल। इसमें क्या आ जाएगा हम लोगों का? लाभ हानि का सिद्धांत। लाभ हानि का सिद्धांत इसमें लिखा हुआ है आय तभी मानी जाती है जब अर्जित हो जाती है, ना कि जब नगद प्राप्त होती है। बिल्कुल सही बात। इसमें सकल आय और सकल हानि, ठीक है, इसमें उसके बारे में इसको बताया गया है। ठीक है, इसमें आय का मतलब वो होता है कि हम लोगों के बैंक अकाउंट में या कैश इन हैंड के बारे में नहीं पूछा गया है। ये बोलता है कि हम लोग का कुल आय कितना जनरेट उससे हो रहा है। ठीक है, दूसरा क्या आएगा? मिलान सिद्धांत, मतलब मैचिंग प्रिंसिपल। आय और उससे संबंधित खर्चों को एक ही लेखा अवधि में दिखाया जाता है। बिल्कुल सही बात है। हम लोग अपने लाइबिलिटीज लाइबिलिटीज बोलेंगे ना, हम लोग जो खर्चे कर रहे हैं, ठीक है, खर्चे और आय को, जहाँ पे हम लोग इनकम हो रही है, दोनों को एक ही साथ दिखाया जाता है, क्योंकि बाद वो मिसमैच होने का भूलने का चांस ज़्यादा होता है। इसलिए हम लोग लेखा करते समय दोनों एक्सपेंस को लगा एक ही साथ दिखाने का प्रयास करते हैं। इसमें तीसरा क्या है? लागत सिद्धांत, कॉस्ट प्रिंसिपल। इसमें क्या लिखा हुआ है? संपत्ति को उनकी मूल लागत पर दर्ज किया जाता है। बिल्कुल सही बात है। हम लोग का जो कॉस्ट रहेगा, ठीक है, संपत्ति रहेगी, उसको हम लोग मूल रूप में दिखाएंगे, क्योंकि ऊपर नीचे करने पे अकाउंट का नीचे का बैलेंस भी ऊपर नीचे होने की संभावना अधिकतर चांस में होती है। ठीक है, तो अब इसका चौथा आएगा पूर्ण प्रकटीकरण का सिद्धांत। इसमें क्या बोला गया है? सभी महत्वपूर्ण जानकारी वित्तीय विवरणों में दी जानी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। हम लोगों का जो डिस्क्लोजर रहेगा वो एक जानकारी के रूप में हम लोग इसको रखते हैं और सामने वाले को भी हम लोग देते हैं, जिससे कभी इन फ्यूचर में उसको मैच किया जा सके। ठीक है, उसके बुक में भी, उसके बुक कीपिंग में भी उतना ही बैलेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और हमारे पुस्तक में भी उतना ही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसके लिए ये बहुत जरूरी होता है। और पांचवा क्या है? पांचवा क्या है? स्थायित्व सिद्धांत। ठीक है, कॉन्सिस्टेंसी प्रिंसिपल। इसमें आएगा एक बार चुनी हुई लेखांकन विधि को हर वर्ष लगातार अपनाना चाहिए। बिल्कुल, हम लोग जैसे डबल एंट्री सिस्टम का उपयोग करते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग हर हम लोग का अगर डेट देखा जाएगा, हम लोग 1 अप्रैल से स्टार्ट करते हैं और 31 मार्च को हम लोग क्लोज करते हैं। ये सर्कल हमें चलता रहता है। ठीक है, इसी सर्कल के बारे में बताया गया है। अब हम लोग दूसरा पढ़ लेते हैं। दूसरा क्या बताया गया है? दूसरा इसमें बताया गया है व्यावसायिक सिद्धांत। ठीक है, तो इसमें हम लोग का क्या आ जाएगा? इसमें हम लोग का आ जाएगा अ, सावधानी सिद्धांत। ठीक है, इसमें क्या बताया गया है? हानि की आशंका को तुरंत माने लेकिन लाभ की तभी पुष्टि न करे जब तक वह निश्चित ना हो। बिल्कुल, हानि की आशंका को तुरंत माने लेकिन लाभ की तब तक पुष्टि ना करे जब तक वह सुनिश्चित ना हो जाए। ये बात सही है। हम लोग का जब लॉस हो रहा होता है तो हम लोग उसको पुष्टि करने का ट्राई करते हैं कि लॉस किस क्षेत्र से हो रहा है, हम लोग का एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस कहाँ से हो रहा है। उसी तरीके से जब तक कंफर्म लाभ ना हो जाए तब तक इसको पुष्टि नहीं करना चाहिए कि हाँ, हम लोग का बिजनेस या फर्म
प्रॉफिट में चल रहा है कि लॉस में चल रहा है, ठीक है। इसमें दूसरा क्या है, वस्तुनिष्ठता सिद्धांत। इसमें क्या लिखा है, सभी रिकॉर्ड प्रमाणों और तथ्यों पर आधारित हो। बिल्कुल सही बात है। आप कहीं सुनी बातों पे तो आप बिलीव करेंगे नहीं। जो बुक में लिखा हुआ है, जिसका बिल है हमारे पास, जो हम लोग लॉगिन करके उसका उपयोग कर रहे हैं, उन तथ्यों को हम लोग अधिक महत्व देते हैं, ठीक है। ये भी देखने लायक है। और तीसरा क्या है, भौतिकता का सिद्धांत, ठीक है। इसमें क्या बोला गया, केवल महत्वपूर्ण जानकारी को ही रिपोर्ट किया जाएगा। बिल्कुल सही बोला है। अगर मान लीजिए हम लोग अगर बुक कीपिंग कर रहे हैं, ठीक है, उसमें केवल इम्पोर्टेंट, अगर हम लोग जो बातें कर रहे हैं, ठीक है, हम लोग जिस व्यवसाय में कर रहे हैं उसका लाभ कितना है, प्रॉफिट कितना है, हम लोग कितना सेल्स कर रहे हैं, कितना परचेस कर रहे हैं, हम लोग के ऊपर कितना लायबिलिटीज है, कितना हम लोग के डेबिटर हैं, क्रेडिटर हैं, तो ये सब हम लोग कितने हम लोग के पास कैपिटल है अभी, ये सब हमारे पास ऑन द स्पॉट होने चाहिए कि मतलब कभी भी ये सब पे काम कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे लेखांकन की मान्यताएं, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे लेखांकन की मान्यताएं क्या क्या होती हैं। पहला क्या है, पहला इसमें बताया गया है व्यवसाय इकाई मान्यता। इसमें क्या है कि व्यवसाय और उसका मालिक अलग अलग माने जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। व्यवसाय किसी और का होता है, मालिकाना हक अलग अलग हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई ओनर है, अगर कोई कंपनी है तो वो ओनर बार बार चेंज हो सकता है, ठीक है। ये इसका मतलब रूल नहीं, मतलब मान लीजिए उसका कोई पोता है, कोई बेटा है, कोई फर्म स्टार्ट किया, उसका कोई पोता है, बेटा है, कंपनी वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है, ठीक है। दूसरा क्या है, चलित व्यवसाय मान्यता। इसमें क्या बोला गया है, यह माना जाता है कि व्यवसाय अनिश्चित काल से चलती रहेगी। इसमें बिल्कुल सही सही बोला गया है कि मान लीजिए कि मेरा खुद का बिजनेस है, ठीक है, मैं उसको ग्रो कर रहा हूँ, वो ग्रो हो रही है, ठीक है। मेरा एक एज होगा, मैं उसके बाद मरूंगा, मेरा बेटा आएगा। अगर मान लीजिए मेरा बेटा भी अच्छे से चला रहा है तो उसका भी बेटा आएगा, ठीक है। तो मेरा मतलब ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है, ये कभी रुकती नहीं है, ठीक है। और अब देखते हैं इसके नीचे है कि नहीं। हाँ, अब आएगा लेखा अवधि मान्यता है, ठीक है। हम लोग अब ये देखेंगे कि ये क्या होती है, लेखा अवधि मान्यता। इसमें क्या आ जाएगा, इसमें लेखांकन एक निश्चित अवधि जैसे वर्ष के लिए किया जाता है। बिल्कुल सही बात है। ये प्रॉपर एक वर्ष के लिए किया जाता है। ये हम लोग का वित्तीय वर्ष होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च। इतने ही में पूरे में हम लोग एक फाइनेंशियल ईयर मानते हैं जिसमें एक निश्चित अवधि तक के हम अपने जितने भी लेखांकन के जो लेखाकृत जो होते हैं उसको हम लोग पूरा सबमिट करते हैं, ठीक है। चौथा क्या है, मूल्यांकन की इकाई मान्यता है, ठीक है। इसमें क्या लिखा हुआ है, सभी लेन देन को एक समान मुद्रा जैसे आईएनआर में ही रिकॉर्ड किया जाता है। बिल्कुल सही बात है। हम लोग का इंडियन रुपीज, हम लोग अपने भारत में टैली या ऑडिट कर रहे हैं, किसी भी रूप में हम लोग उसको कैश इन हैंड या मतलब हम लोग उसको कहीं मार्केट में कुछ खरीदते हैं या कुछ बेचते हैं तो वो हम लोग इंडियन रुपीज में ही खरीदते हैं, जिसको हम लोग रुपया बोलते हैं। वो 100 का हो, वो 2000 का हो, 500 का हो, 200 का हो, वो हम लोग इंडियन रुपीज में ही करते हैं। इसलिए हम लोग का जितना भी डेटा बनता है वो इंडियन रुपीज के अंडर ही बनता है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे दोहरा लेखा प्रणाली, मतलब डबल एंट्री सिस्टम। ये क्या होता है, आपने सुना होगा कि डबल एंट्री सिस्टम होता क्या है, कि जहाँ पे मतलब दो पक्ष होती है, एक होता है डेबिटर, एक होता है क्रेडिट। मतलब हम लोग एक ही काम को हम लोग दो बार करते हैं, ठीक है। एक अपने पक्ष में, एक मतलब लाभ के पक्ष में, एक हानि के पक्ष में। जैसे मान लीजिए हमने कहीं पेमेंट किया तो वो तो मेरे पास से गया, पर कहीं तो उसको मिला होगा, ठीक है। जो जो कहीं मिला होगा इसके बारे में बताया गया है। आइए पढ़ते हैं कि इसमें बताया क्या गया है। इसमें बोला गया है कि दोहरा लेखा प्रणाली होता क्या है। इसमें बोला गया दोहरा लेखा प्रणाली, जिसे डबल एंट्री सिस्टम बही खाता प्रणाली भी कहा जाता है, एक लेखांकन प्रणाली है जिसमें प्रत्येक वित्तीय लेन देन को कम से कम दो खातों में दर्ज किया जाता है। एक खाते को डेबिट किया जाता है और दूसरे को क्रेडिट किया जाता है। प्रत्येक लेन देन को दो पहलुओं में शामिल किया जाता है। बिल्कुल सही बात है। हम लोग जो अभी लेन देन करते हैं वो हम लोग बुक कीपिंग के माध्यम से उसको हम लोग डेबिट और क्रेडिट के माध्यम से उसको हम लोग प्रस्तुत करते हैं, लिखते हैं। अब हम लोग देखते हैं दोहरा लेखा प्रणाली के मुख्य बातें क्या क्या हो सकती है, ठीक है। इसमें पहला क्या दिया हुआ है कि प्रत्येक लेन देन के दो पहलू, मतलब क्या बोलना चाह रहा है कि हर लेन देन का एक डेबिट और क्रेडिट प्रभाव होता है। बिल्कुल सही बताया जा रहा है।
इसमें क्या होता है कि हम लोग एक पक्ष में डेबिट अमाउंट लिखते हैं और दूसरे में हम लोग क्रेडिट में अमाउंट लिखते हैं, जिससे हम लोग का एंड में अमाउंट बराबर आने की संभावना बहुत अधिक हो जाती है। अब मतलब इसको सरल और सुचारू रूप से प्रयोग में लाया जा सकता है। दूसरा क्या है, दो खाते प्रभावित होते हैं, बिल्कुल सही बात है, एक खाता डेबिट होता है और दूसरा खाता क्रेडिट होता है। हाँ बिल्कुल, इसको इंगेज रखने में मतलब इसको काम में लाने में ज्यादा उपयोगी ये माना जाता है। समीकरण का संतुलन, अब इसमें क्या बताया गया है, डेबिट और क्रेडिट का योग हमेशा बराबर होता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि लेखांकन समीकरण परिसंपत्तियां इक्वल टू देनदारियां प्लस इक्विटी हमेशा संतुलित रहती है। बिल्कुल इसमें सही बताया जा रहा है। हम लोग जो डबल एंट्री सिस्टम का प्रयोग करते हैं, जैसे मान लीजिए हमने किसी को 100 रुपए दिए, मेरे पास से गए उसको मिले, ठीक है, इसको हम लोग अपने खाते में लिखेंगे और वो अपने खाते में लिखेगा। इस तरीके से मेरे पास से गए तो डेबिट में चला जाएगा, उसके पास गए तो उसके पास में क्रेडिट में चला जाएगा, ठीक है। ये हम लोग के साथ ऐसे हम लोग अपने कामों को प्रॉपर रूप से करते हैं। तीसरा क्या है, त्रुटियों त्रुटियों की संभावना कम। दोहरा प्रविष्टि प्रणाली में प्रत्येक लेन देन को 2 बार दर्ज किया जाता है, जिसमें त्रुटियों का पता लगाना उन्हें सुधारना आसान हो जाता है। बिल्कुल सही बात है, अगर एक जगह आप डेबिट में अगर 100 रुपए लिख रहे हो तो क्रेडिट में भी आपको 100 रुपए ही लिखने पड़ेंगे, क्योंकि हम लोग सेम अमाउंट एक दूसरे से एक्सचेंज कर रहे हैं या कुछ खरीद रहे हैं। हमने दिया उसके प्राप्त हुआ, अगर वो देगा तो हमें प्राप्त होगा, ठीक है। इक्वलिटी मतलब हमने 100 रुपए दिए तो उसको भी 100 रुपए मिले होंगे, ऐसा ऐसा तो होगा नहीं कि उसको 90-80 मिले होंगे। इसलिए इन त्रुटियों को हम लोग आसानी से पकड़ सकते हैं कि मान लीजिए कि आपने एक तरफ लिख दिया 100 रुपए, एक तरफ लिख दिया आपने 80 रुपए, तो 20 रुपए का डिफरेंस आपके पूरे अकाउंट में दिखता रहेगा कि हाँ 20 रुपए कहीं छुटा हुआ है, तो वो ढूंढ के हम लोग आसानी से उसको हम लोग सही कर सकते हैं। इसमें इसमें आगे क्या लिखा हुआ है, पूर्णता। पूर्णता में क्या बताया गया है, यह प्रणाली वित्तीय लेन देन का एक पूर्ण और सटीक रिकॉर्ड प्रदान करता है। इसमें हाँ, इसमें अकाउंटेंसी के माध्यम से हम लोग सटीक जानकारी इसमें प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हम लोग लेजर और ट्रायल बैलेंस की सहायता से हम लोग विभिन्न प्रकार से हम लोग लेखांकन करते हैं, जिसमें एक सुनिश्चित एवं स्पष्ट आंसर के रूप में हम लोग इसको देखा जा सकता है। आखिरी में क्या हम लोग देखेंगे, विश्लेषण और निर्णय लेने में मदद। अब देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है, दोहरा प्रविष्टि प्रणाली के माध्यम से व्यवसाय अपने वित्तीय प्रदर्शन का विश्लेषण कर सकते हैं और सूचित निर्णय ले सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। इसमें क्या बोला गया है कि प्रणाली के माध्यम से व्यवसाय अपने वित्तीय प्रदर्शन का विश्लेषण कर सकते हैं। बिल्कुल, अगर मान लीजिए कि हम लोग अब व्यवसाय चल रही है, ठीक है, व्यवसाय चलते चलते तो मतलब कहीं तो पॉज आएगा। जैसे हम लोग ऑडिट करते हैं, ऑडिट में क्या करते हैं कि हम लोग 6 महीने का अपना रिकॉर्ड मिलाते हैं कि 6 महीने जो हम लोग व्यवसाय किए हैं, तो वो अकाउंटेंसी में वो कितना स्पष्ट हो रहा है, ठीक है, हम लोग का बराबर चल रहा है कि नहीं चल रहा है, उसका हम लोग वित्तीय प्रदर्शन विश्लेषण के रूप में हम लोग इसको प्राप्त कर सकते हैं और सूचना देख सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। तो आगे इसका लिखा हुआ है उदाहरण, ठीक है। अब देख रहे तो उदाहरण क्या बताया गया है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यवसाय नगद में माल खरीदता है तो एक खाता माल या इक्विटी डेबिट होगा और दूसरा खाता नगद मतलब क्रेडिट होगा। इस तरह की दोहरा लेखा प्रणाली यह सुनिश्चित करती है कि प्रत्येक लेन देन को 2 बार दर्ज किया जाए, जिससे खाते का संतुलन बनाए रहे और वित्तीय जानकारी की सटीकता से सुनिश्चित हो। बिल्कुल सही बात है, हम लोग इसको 2 रूप में इसलिए करते हैं क्योंकि एक बुक मेरे पास रहे और दूसरा बुक उसके पास रहे, ठीक है। जैसे हम यहाँ से पेमेंट कर रहे हैं तो हम यहाँ पे नोट कर रहे हैं, उस तरीके से सामने वाला भी उसको नोट करेगा, जिससे हमारे संतुलन हमारे बुक में भी दोनों बार लिखा रहेगा, उसके बुक में भी दोनों बार लिखा रहेगा, कि इससे हम लोगों को इन फ्यूचर में कभी भी किसी धांधली या किसी कंफ्यूजन या किसी भी मुठभेद की इसमें मौका नहीं मिलेगा। इसलिए हम लोग डबल एंट्री सिस्टम का प्रयोग करते हैं। इसी टॉपिक में आपको आगे भी वीडियो मिलती रहेंगी, ठीक है, जिससे आपको बहुत सी हेल्प मिलते रहेगी, जिसमें आप जैसे यूपी एलटीटी का जो फॉर्म आया है जिसमें कॉमर्स में पूछा गया है, आप इस चैनल के माध्यम से आप इसको प्रॉपर रूप से कर सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही गाइस, थैंक यू आप पूरा वीडियो देखने के लिए, थैंक यू सो मच।